कमेंट्स। हाँ भाई, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कल के लेक्चर में अपन लोगों ने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में अपन उससे आगे स्टार्ट करेंगे। मैंने तुम लोगों को यूनिट सेल और परमिटिव सेल के बारे में बताना रह गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, स्पेस लैटिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था, इस लेटिस पॉइंट क्या होता है, बेसिस क्या होती है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो स्पेस लैटिस और बेसिस को जोड़ देने से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कि यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको पहले जानना जरूरी है। और उसके बाद में अपन क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन डालेंगे क्रिस्टल यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बेसिकली क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझ में आ गया। लेटिस और बेसिस दोनों को मिला दें, हर एक लेटिस पॉइंट पे बेसिस रख दें सेम ओरिएंटेशन में, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल क्या होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए मिनिमम वॉल्यूम की अगर बात करें 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या 3 डायमेंशनल सॉलिड है, तो 3 डायमेंशनल सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है उसको बनाने के लिए मिनिमम वॉल्यूम जो होगा उसको हम यूनिट सेल कहेंगे। और अगर सॉलिड 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने में मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम यूनिट सेल कहेंगे। तो यूनिट सेल 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में अलग तरीके से डिफाइन होता है। एक में हम मिनिमम वॉल्यूम लेते हैं, एक में मिनिमम एरिया लेते हैं। तो वह मिनिमम एरिया जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि द मिनिमम एरिया इन 3D the minimum volume in 3D and minimum area in 2D by repetition of which, जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। by repetition of which whole crystal structure can be generated। तो वो मिनिमम एरिया 2D में और वो मिनिमम वॉल्यूम 3D में जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। इज नोन एज यूनिट सेल। एक बार फिर से बता देता हूं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वह मिनिमम वॉल्यूम जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। और 2 डायमेंशनल में वह मिनिमम एरिया जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम कहेंगे यूनिट सेल, 2 डायमेंशन का यूनिट सेल। अगर मान लो मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे एक एक एटम रखे हुए हैं,
इस तरीके से अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सपोज ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हर जगह एक एक एटम रखा हुआ है, तो इसका यूनिट सेल क्या होगा? ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा? इसका यूनिट सेल होगा। कैसे? इस एरिया को यहां पे रखें, यहां पे रखें, यहां पे रखें, इसके नीचे रखें, इसके नीचे रखें, तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये इसका क्या होगा? यूनिट सेल होगा। 2 डायमेंशनल स्पेस में एरिया और 3 डायमेंशनल स्पेस में वॉल्यूम। तो ये मिनिमम एरिया है, इससे छोटा एरिया पॉसिबल नहीं होगा जिसके रिपीटेशन से इस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिमिटिव सेल की। 3 डायमेंशनल में क्या बनेगा? क्यूब टाइप का या क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एनीवे डिपेंड करेगा कि एटम्स की पोजीशन कहाँ पे है। अभी हम बात करेंगे कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं और हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक में लेता हूं, नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं प्रिमिटिव सेल। तो प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन बहुत ही सीधी सी है। अच्छे तरीके, एक इफिशिएंट तरीके से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करना कि 2 डायमेंशनल स्पेस में तो मिनिमम एरिया होगा और 3 डायमेंशनल स्पेस में मिनिमम वॉल्यूम होगा जिसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो, उसको प्रिमिटिव सेल कहेंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का मतलब है उसके अंदर इफेक्टिवली कितने एटम प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम। अगर उसके अंदर में 1 है तो ऐसे मिनिमम एरिया, 2D में मिनिमम एरिया और 3D में मिनिमम वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव सेल कहेंगे। तो प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो सकते हैं, और प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल हो ये जरूरी नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? वह मिनिमम वॉल्यूम इन 3D और मिनिमम एरिया इन 2D in which effective number of atom is 1 is known as primitive cell। वह छोटे से छोटा एरिया 2D में और वह छोटे से छोटा वॉल्यूम 3 डायमेंशनल स्पेस में जिसके अंदर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो, उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव सेल। तो लिख सकते हो इसको, मिनिमम एरिया इन 2D and minimum volume in 3D by repetition in which effective number of atom is 1 is known as प्रिमिटिव सेल। उसको हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव सेल कहेंगे। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट कर लेना, यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल क्या होता है। ये यूनिट सेल है, इसकी डेफिनेशन लिखें।
स्क्रीनशॉट ले ले इसका, और इसके बाद ये प्रिमिटिव सेल। चलो इसके बाद प्रिमिटिव सेल कंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका जो विग्नर ने बताया था, उसको हम स्पेशली नाम देते हैं विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल। तो विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है उसको डायरेक्ट लेटिस स्पेस में कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि जितने भी लेटिस पॉइंट्स हैं यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स उनको हटा के उनकी जगह पॉइंट से रिप्लेस कर दे और स्पेस लेटिस बनाते हैं। और हम पीरियोडिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सपोज ये हमारा पीरियोडिक सिस्टम है और मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायरेक्ट लेटिस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, इस टाइप का है। ओके, इसके बाद तो इस तरीके से हमने इसको बनाया। ये हमारे पास डायरेक्ट लेटिस स्पेस। सबसे पहला काम जो होगा, पहला स्टेप है जो विग्नर साइड प्रिमिटिव सेल बनाने का, वो है कि कंस्ट्रक्ट द डायरेक्ट लेटिस। सेकंड पॉइंट इसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में, कि कोई भी एक लेटिस पॉइंट है डायरेक्ट वैलिड लेटिस पॉइंट। वैलिड लेटिस पॉइंट का मतलब जहां पे एटम था या जहां पे मॉलिक्यूल था जिसकी जगह हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं, इनको वैलिड लेटिस पॉइंट कहेंगे। पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये हर जगह कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे तुम्हें व्हाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को हम वैलिड लेटिस पॉइंट बोलेंगे। तो फिर हम किसी भी वैलिड लेटिस पॉइंट को ओरिजिन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चूज एनी वैलिड लेटिस पॉइंट एज ओरिजिन। किसी भी वैलिड लेटिस पॉइंट को ओरिजिन चूज कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसे वैलिड लेटिस पॉइंट चूज कर लिया है, ये पॉइंट है, ये मेरा वैलिड लेटिस पॉइंट है जिसको मैंने ओरिजिन बना लिया अपना। और फिर join this origin with all neighborhood points। यानी इस लेटिस पॉइंट को इसके नेबरहुड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। और यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन कर दिया,
ये नेबरहुड पॉइंट है, ये वाला नेबरहुड पॉइंट है, ये वाला नेबरहुड पॉइंट है, ये वाला नेबरहुड पॉइंट है, ये वाला, इस तरीके से ये वैलिड लेटिस पॉइंट है जो इसके ओरिजिन के नेबर में है, उनको हम एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद परपेंडिकुलर लेन बाइसेक्टर लेना है। चौथा स्टेप हम क्या करेंगे, टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टेक ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस हर एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो ध्यान से। तो यहां पे ये वाली जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन, इस लाइन का। सिमिलरली नीचे वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके पैरेलल लाइन ये वाली होगी। इसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मुझे लेना है तो वो ये वाली लाइन होगी, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन होगी। तो 4 लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, तो वो ये वाली लाइन होगी। इसी तरीके से इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन होगी। ठीक है, इसके बाद इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, ये लाइन होगी, और नीचे वाली लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है तो ये वाली लाइन। तो हमने सारी लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया है। 8 के 8 लाइंस हमारे पास थी, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के बाद ओरिजिन से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ओरिजिन से हमें स्टार्ट करना है और इधर की तरफ चलना है। पहली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आ रही है तो इसके अंदर अंदर का एरिया देखना है। इस साइड में जाएंगे तो ये वाली लाइन है, और इस साइड में जाएंगे तो ये वाली लाइन, इस साइड में जाएंगे तो ये वाली लाइन। तो जो मिनिमम एरिया बनेगा यहाँ पे, वो मिनिमम एरिया बेसिकली ये वाला बनेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को लेते हुए, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को लेते हुए जो मिनिमम एरिया बनेगा, वो मिनिमम एरिया क्या कहलाएगा, विग्नर साइड्स परमिटिव सेल। ये जो मिनिमम एरिया है इसके अंदर में एक ही लेटिस पॉइंट तुम्हें दिख रहा है ओरिजिन वाला, बाकी सारे के सारे लेटिस पॉइंट इसके बाहर है, इसलिए इसको परमिटिव सेल बोलते हैं। और विग्नर ने चूंकि ये मेथड सजेस्ट किया था, इसलिए इसको विग्नर साइड्स परमिटिव सेल बोलते हैं। एनीवे, तो इसको तुम लिख सकते हो लास्ट लाइन में, द मिनिमम एरिया enclosed by perpendicular bisectors, the minimum area enclosed by the perpendicular bisectors is Wigner sides primitive cell। देखो एक बार दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहला काम हमें एक डायरेक्ट लेटिस स्पेस कंस्ट्रक्ट करना है, ग्राफ पेपर पे तुम कर सकते हो। इसके बाद एक वैलिड लेटिस पॉइंट को ओरिजिन मानना है,
ठीक है, एक स्पेस बिंदु को अपना ओरिजिन मानना है और उस ओरिजिन से जो उसके पड़ोसी एटम्स है उनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देना है। तो जो भी जितनी भी स्ट्रेट लाइन होगी, इस केस में तुम्हारे पास 8 स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद हर एक स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट लेना है और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अभिलंब खींचना है। तो ऐसे 8 अभिलंब खींचने हैं हर एक स्ट्रेट लाइन पे। हर एक लाइन सरल रेखा पे परपेंडिकुलर डाला और फिर उस परपेंडिकुलर खींचने के बाद ये जो परपेंडिकुलर्स हैं, जो ग्रीन कलर से यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, उसके बीच का मिनिमम एरिया देखना है। परपेंडिकुलर लाइंस से घिरा हुआ मिनिमम एरिया देखना है, उसी को विग्नर साइड्स परमिटिव सेल कहेंगे। ओके, तो ये अपना विग्नर साइड्स परमिटिव सेल कंस्ट्रक्ट करने का मेथड था जिसको हमने डिस्कस किया है। अब तुम लोग इसे लिख सकते हो। तो यहां से नोट कर लो। तो ये ड्रॉ करो और ये मेथड लिख लो। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, हाँ भाई, तो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। चल, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स। तो 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस में कितने क्रिस्टल सिस्टम होंगे और ब्रीवियस लैटिस कितने होंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स
एंड previous lattice in 2D. टू डायमेंशनल लैटिस स्पेस में कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और कितने ब्रीवियस लैटिस होते हैं? तो बेसिकली टू डायमेंशनल लैटिस स्पेस में 4 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 5 ब्रीवियस लैटिस होते हैं। अभी हम बात करते हैं एक वन बाय वन। देयर आर 4 crystal systems and 5 previous lattice in 2D। टू डायमेंशनल स्पेस में 4 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 5 ब्रीवियस लैटिस होते हैं। ये जो ब्रीवियस है या ब्रावो जालक जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रीवियस लैटिस को ब्रावो जालक। बेसिकली ब्रावो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने नंबर ऑफ यूनिट सेल जितने पॉसिबल है टू डायमेंशनल लैटिस स्पेस में और 3 डायमेंशनल लैटिस स्पेस में, उनकी उसने खोज की थी। कि उन्होंने बताया था कि 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस में कितने तरीके के यूनिट सेल हो सकते हैं और 3 डायमेंशनल लैटिस स्पेस में कितने तरीके के यूनिट सेल हो सकते हैं। नेचर में अवेलेबल जितने भी यूनिट सेल है 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस के, वो 5 तरीके के हो सकते हैं और 3 डायमेंशनल लैटिस स्पेस में वो 14 तरीके के हो सकते हैं। अभी हम वन बाय वन उनकी बात करते हैं। और सारे के सारे ब्रीवियस लैटिस है, यूनिट सेल है, इसकी खोज किसने की थी? ब्रावो ने की थी या ब्रीवियस ने की थी। ये जर्मन साइंटिस्ट था, इसलिए इसके नाम पे इनको क्रेडिट दिया गया। और ये जो यूनिट सेल्स हैं 14 तरीके के 3D में और 5 तरीके के 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस में, उनको ब्रावो जालक नाम दिया गया। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होंगे और 5 तरीके के यूनिट सेल होंगे और उन 5 तरीके के जो यूनिट सेल होंगे उनको हम बोलेंगे ब्रावो जालक। ओके, तो सबसे पहला यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके बाद 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस की बात चल रही है, तो इसके लैटिस पैरामीटर क्या होंगे? जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो किससे कैटेगराइज होगा? लैटिस पैरामीटर से। हर एक क्रिस्टल सिस्टम के लैटिस पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो दूसरा यहां पे होगा लैटिस पैरामीटर। और लैटिस पैरामीटर बताने के बाद इसके जो ब्रीवियस जालक होंगे वो क्या होंगे? ये ब्रीवियस लैटिस कौन कौन से इससे रिलेटेड होंगे उसका हम स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 हम लेते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं और पहले नंबर पे हम लेते हैं जो क्रिस्टल सिस्टम है उसका नाम है क्यू स्क्वायर। क्रिस्टल सिस्टम का नाम है स्क्वायर। तो जो स्क्वायर लैटिस है उसका जो ब्रीवियस लैटिस बनेगा
वो कैसा बनेगा, वो एक स्क्वायर होगा और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे एक एक एटम होगा। ये इसका यूनिट सेल बनेगा जिसको हम ब्राउन जालक कहेंगे स्क्वायर लेटिस का। ओके, और ये जो तुम्हारे पास ए है, देखो लेटिस पैरामीटर क्या होगा, ए इक्वल टू बी। दो लेटिस पैरामीटर तो एक्सिस होंगी और एक एंगल होगा ए और बी के बीच का जिसको हम कहेंगे गामा। तो ए और बी बराबर होगा स्क्वायर लेटिस में, और जो गामा होगा उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। ओके, तो जो स्क्वायर लेटिस है इसका ये प्रिमिटिव सेल है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर, प्रिमिटिव स्क्वायर। जो प्रीवियस लेटिस बनेगा इसको प्रिमिटिव स्क्वायर कहेंगे। क्यों कहेंगे प्रिमिटिव स्क्वायर, क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके कॉर्नर पे एक एक एटम है, तो हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन, एक एटम का कितना भाग इस स्क्वायर के अंदर में है। तो यहां पे तुम देख सकते हो ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक एटम रखा हुआ है, एक एटम यहाँ पे है। किस तरीके से बनेगा ये स्क्वायर, मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, एक एटम यहाँ पे होगा और एक एटम यहाँ पे होगा। अब ये इसका यूनिट सेल है। इसको रिपीट करें तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसको हम कहेंगे स्क्वायर क्रिस्टल सिस्टम। और यहां पे तुम देख रहे हो कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट इस स्क्वायर के अंदर में है। तो ये 1/4 पार्ट ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है और 1/4 ये है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसके अंदर में कितना होगा, 1। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में 1 है, इसलिए इसको प्रिमिटिव सेल भी कह सकते हैं। क्योंकि प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी कि ऐसा एरिया 2 डायमेंशनल स्पेस में जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो, 1 हो, उसको हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं। तो ये प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है, इसलिए इसको प्रिमिटिव स्क्वायर कहेंगे। और ये इसका एक टाइप का यूनिट सेल ही स्क्वायर लेटिस में तुम्हें मिलता है। तो ये तुम्हारे पास स्क्वायर लेटिस की जानकारी थी, वो हमने पूरी की। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा क्रिस्टल सिस्टम इसके अंदर में है, वो है रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला जो क्रिस्टल सिस्टम होगा उसको 2 डायमेंशनल स्पेस में उसको नाम दिया गया रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम के जो लेटिस पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी दोनों बराबर नहीं होंगे, ये ए है, ये बी बराबर भी कितना है, ए। ये डिस्टेंस भी ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, ये स्क्वायर लेटिस हो गया। यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं होंगे और जो गामा होगा उसकी वैल्यू 90 डिग्री ही रहेगी। ये तुम्हारे पास गामा है। ओके, अब इस स्क्वायर रेक्टेंगुलर की हम बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका यूनिट सेल कैसे कैसे बन सकते हैं, तो इसके 2 टाइप के यूनिट सेल बन सकते हैं। जो प्रीवियस लेटिस होंगे इसके वो 2 टाइप के होंगे, मींस 2 टाइप के यूनिट सेल बनेंगे। और वो पहले टाइप का यूनिट सेल होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ए और बी दोनों बराबर नहीं होंगे, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होगा। और ये तुम्हारे पास डिस्टेंस ए है, ये बी है, ये एंगल गामा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर। इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर।
प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर का मतलब इसमें भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि ये एटम है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में कितना होगा, 1। तो इसलिए इसको प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर बोलेंगे। और ये ब्रेवियस लेटिस जो रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम का है वो कैसा है, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। दूसरे टाइप का यूनिट सेल इसके अंदर में और बनता है जो कैसा होता है उसको देखो, तो सेम रेक्टेंगल बनेगा और इस रेक्टेंगल के हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होगा और एक सेंटर में एटम होगा। तो ए और बी दोनों डिफरेंट होंगे और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, गामा। तो इसलिए क्रिस्टल सिस्टम तो ये लेटिस पैरामीटर तो दोनों का सेम है, लेकिन ब्रीवियस लेटिस दोनों अलग अलग होंगे। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। रेक्टेंगल के सेंटर में एक एटम और रखा हुआ है और ये एटम इस यूनिट सेल के अंदर में पूरा है, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये और 1/4 ये, और ये पूरा का पूरा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या फिर इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। तो ये प्रिमिटिव टाइप का नहीं है। अगर किसी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होगा तो उसको प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल कहेंगे। तो दो तरीके के ब्रीवियस लेटिस रेक्टेंगुलर टाइप में होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर और दूसरा रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। आई थिंक सब लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी। इसके बाद हम तीसरे क्रिस्टल सिस्टम, 2 डायमेंशनल लेटिस स्पेस के तीसरे क्रिस्टल सिस्टम पे चलते हैं और उसका नाम है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। वी मूव third crystal system that is known as hexagonal। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, इसके जो लेटिस पैरामीटर्स होंगे वो कैसे होंगे, ए और बी जो है वो तो बराबर होंगे, लेकिन गामा की वैल्यू वो 90 डिग्री नहीं होकर के, क्योंकि लेटिस पैरामीटर तो चेंज होने पड़ेंगे तभी क्रिस्टल सिस्टम बदलेगा। तो गामा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होकर के 120 डिग्री होगी। ऐसा क्रिस्टल सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और इसका जो प्रिमिटिव सेल, इसका जो यूनिट सेल बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, तो ये ए और ये बी दोनों बराबर है। ये ए है और ये बी भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। और ये जो गामा है ये 120 डिग्री है। तो जो यूनिट सेल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ओके, और इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो ये यूनिट सेल बनेगी, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल बनेगी और इसका नाम जो होगा वो होगा हेक्सागोनल प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हेक्सागोनल लिख सकते हैं इसको। प्रिमिटिव हेक्सागोनल, ये इसका नाम दे दिया हमने। अब देखो, अब कहोगे इसमें हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो बेसिकली इसको हम बना सकते हैं कैसे। एक हेक्सागोनल हमने बनाया, थोड़ा सा समझने की चीज है, इसको समझने की कोशिश करना। प्रिमिटिव क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक हेक्सागन मैंने बनाया, देखो ध्यान से, ये एक हेक्सागन है। ऐसा। अब हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल वह मिनिमम एरिया इन 2 डायमेंशनल लेटिस स्पेस जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए,
उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। तो चूंकि ये एरिया, इसको अब इस एरिया को देखने की कोशिश करना, ये एरिया, क्या ये एरिया इस टाइप का दिख रहा है? तो यस, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये एंगल 120 डिग्री है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये जो एरिया होगा इसका रिपीटेशन करूं तो ये एरिया भी सेम है, इतना इतना एरिया सेम इतना ही है, और ये वाला एरिया भी इतना ही है। तो इसका यूनिट सेल जो होगा तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ से ले सकता हूँ, दिस वन इज ओवर यूनिट सेल। इसको अगर ऐसे यहाँ पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो पूरा का पूरा हेक्सागन बन जाएगा और पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा इसी को हम यहाँ पे ला रहे हैं, और ये हमारे पास प्रिमिटिव सेल का पार्ट होगा, यूनिट सेल का पार्ट होगा। इसको मैं ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरा यूनिट सेल हो जाएगा हेक्सागन। तो लेटिस पैरामीटर क्या होंगे, ए और बी बराबर, और एंगल 120 डिग्री गामा की वैल्यू हो जाएगी। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। अब ध्यान दें, ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे जो एटम बनेगा किस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है उसको देख सकते हैं। इसको मैं एक बार मिटाता हूं। देखना ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास हेक्सागन बना हुआ है इसको मैं बनाता हूं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता हूं। और यहाँ पे तुम्हारे पास हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम है। इस टाइप से। अब इसके अंदर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है, इसीलिए इसको प्रिमिटिव हेक्सागोनल कहा गया है। लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा उसको हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर कोई एटम, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर वाले केस में देखा, ये इसके अंदर अगर एंगल बनाऊं तो ये 360 डिग्री पूरा का पूरा रोटेट करने के बाद भी ये एटम इसी के अंदर में है। तो 360 डिग्री रोटेट करने पे यानी 2 पाई अगर एंगल ट्रेवल करते हैं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है 1। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री रोटेट करूं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 1/360। ठीक है, 360 डिग्री रोटेशन देने पे पूरा का पूरा एटम अगर अंदर में है, इसका मतलब 360 डिग्री रोटेशन उसको देंगे तो पूरा का पूरा एटम उसके अंदर में मिलेगा। ओके, और अगर 1 डिग्री का रोटेशन देंगे तो उस एटम का कितना पार्ट होगा 1/360 पार्ट, और अगर थीटा डिग्री का रोटेशन दे दिया जाए तो उस एटम का पार्ट कितना होगा θ/360 पार्ट। जैसे हमने स्क्वायर वाले में किया था, तो स्क्वायर वाले में ये एटम के लिए हम देखें तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री तक रोटेट करे तो इतना पार्ट एटम का इसके अंदर में है। तो थीटा की वैल्यू 90 यहाँ पे रखें, 90 डिवाइड बाई 360 मीन्स 1/4, यानी इस एटम का 1/4 पार्ट इसके अंदर में, यूनिट सेल के अंदर में। तो इसी फॉर्मूले का यूज अगर यहाँ पे कर ले तो देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है 120, तो इस एटम का कितना पार्ट होगा 120 डिवाइड बाई 360 बराबर कितना हुआ 1/3 पार्ट। ऐसे ही इसका एंगल भी 120 है, तो इसका पार्ट भी कितना होगा 1/3 पार्ट। इस एटम का 1/3 भाग इसके अंदर में है यूनिट सेल में, 1/3 भाग इस एटम का, 1/3 भाग इस एटम का। इसका कितना होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60
डिवाइड बाई 360 1/6, और सिमिलरली इसका भाग भी कितना होगा 1/6। तो इस एटम का 1/3 भाग है, इस एटम का 1/6 भाग है, इस एटम का 1/3 भाग और इसका 1/6, सबको ऐड करते हैं। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे 1 + 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6/6, यानी इसके अंदर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा 1 होगा। और इसके लिए एक सीधा सा तरीका और बता देता हूं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कॉर्नर एटम्स के लिए कैलकुलेट करना है 2D स्ट्रक्चर में, तो इनर एंगल टोटल केवल कैलकुलेट कर लो। तो ये देखो, ये वाला 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 60 और 60 120, फिर 120 120 और 120 360, तो टोटल एंगल अगर 360 होता है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, कॉर्नर्स की वजह से 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर में एक ही टाइप का यूनिट सेल होगा जिसको हम प्रिमिटिव हेक्सागोनल कहेंगे, और ये तुम्हारे पास हेक्सागोनल टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं, ये केवल समझने के लिए था। ओके, तो ये था अपने पास हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। चलो भाई, इसको मैं मिटाता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। चलो, तो नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, चौथे टाइप का स्ट्रक्चर, और वो है अपना ओब्लिक। और ये जो ओब्लिक सिस्टम है, इस ओब्लिक सिस्टम में ए और बी दोनों अलग अलग होंगे, और गामा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री भी नहीं होगी और 120 डिग्री भी नहीं होगी। गामा इज नॉट इक्वल टू 90 और 120 डिग्री। ए और बी डिफरेंट होंगे और गामा की वैल्यू 90 डिग्री, सॉरी, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 ओनली, गामा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये तुम्हारे पास लेटिस पैरामीटर होंगे, ए और बी डिफरेंट और गामा की वैल्यू 190 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं होगी, इसके अलावा गामा कुछ भी हो सकता है। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रिमिटिव टाइप का ही होता है। ये मैं ऐसा बना सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो ये एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, ये ए है और ये बी है, और इसके कॉर्नर पे एक एक एटम होता है केवल। और तुम्हें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों इंटरनल कोणों का योग जो होता है वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम है ये, और पैरेललोग्राम में इंटरनल एंगल का टोटल एडिशन कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला मिलाओगे तो 360, तो और कॉर्नर्स पे ही एटम है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, इसमें एक ही होगा। तो इस ब्रीवियस लेटिस का या इस यूनिट सेल का जो नाम होगा वो प्रिमिटिव टाइप का होगा, और प्रिमिटिव ऑब्लिक इसको बोल सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास 4 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है 2 डायमेंशनल लेटिस स्पेस में, जिनके नाम है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल और ओब्लिक। और 5 तरीके के ब्रीवियस लेटिस है जिसके नाम प्रिमिटिव स्क्वायर, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड, हेक्सागोन, प्रिमिटिव हेक्सागोनल और प्रिमिटिव ओब्लिक। इस टाइप के ये 5 प्रीवियस लेटिस है तो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। केवल
रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम ही ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है 2D में जिसमें दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं, बाकी सभी में एक ही टाइप का यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है। ये 2D में हमने कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और कितने लेटिस ब्रीवियस लेटिस होते हैं उनके बारे में हमारा डिस्कशन था डिटेल में, उसको हमने डिस्कस किया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, समझ गए होंगे सब लोग। आगे बढ़ा जाए, इसको एक बार नोट कर लो। तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के बाद में हम बात करेंगे हेक्सागोनल और ओब्लिक की। नोट करें इसको। ओके, आगे बढ़ा जाए। इन्हें भी देख लो जल्दी से। इसके बाद अपन 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।